तो आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज कॉल्ड एवरेज रेट, बट व्हेन डेल्टा एक्स इज़ वेरी स्मॉल देन इट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट, या हम लोग समटाइम्स इसको सिंपल टर्म रेट में भी पढ़ते हैं। ठीक है, अनटिल अनलेस प्रोवाइडेड। ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स को, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब ज़रा समझते हैं कि ये जो हमने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम एक चीज़ पे आते हैं जो आपने बहुत बचपन से पढ़ी है, 9th में भी पढ़ी है, 10th में भी पढ़ी है, 11th में भी पढ़ी है, और वो चीज़ हम लोग बहुत जगह यूज़ भी कर चुके हैं। क्या बोलते हैं, रेट। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस ऐसी होती हैं कि उनको हम सिंपली वर्ड रेट दे देते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे रेट देते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम रेट बोलते हैं, सिंपल रेट बोलते हैं, तो वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट अनटिल अनलेस प्रोवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, जब भी हम नॉर्मल रेट की बात करेंगे कि फाइंड द रेट ऑफ दिस क्वांटिटी, फाइंड द रेट ऑफ दैट क्वांटिटी, तो वो हमेशा क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ये क्या था, कि अगर आपने कहीं पे याद हो कि डिस्टेंस को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर देता था, ठीक है, क्या करा हमने, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करा, तो ये बेसिकली क्या बोलते थे, रेट ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम वर्ड बोलते थे। ठीक है, तो ये होता क्या था हमारा, स्पीड। ऐसे यहाँ पे देखा था, ये क्या फॉर्मूला था, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसको हम लोग क्या बोलते थे, करंट। तो करंट इज क्या कहलाता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्यू होता है आपका चार्ज, टी क्या होता है, टाइम। ठीक है, तो करंट की डेफिनेशन भी देखिए आप, करंट की डेफिनेशन क्या होती थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। क्या बोलते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो बेसिकली रेट जो है वो टाइम को डिवाइड करता है। तो अगर मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, तो चार्ज को आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए, फार्मूला बन गया, क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ऐसे मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को अगर आप टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका स्पीड बन जाएगी। तो ये डेफिनेशंस भी में भी हम लोग बहुत सारा यूज़ करते थे। और अब ज़रा समझते हैं कि इसके बिहाफ पे हम क्या क्वेश्चन ड्रॉ करी हुई है। मैंने क्या बताया, एक कार है जो स्टार्ट करती है पॉइंट पी से कहाँ तक जाती है, पॉइंट क्यू तक। टाइम है स्टार्टिंग 0 और पी से क्यू तक टाइम ट्रैवल जो है वो है t सेकेंड। ठीक है, तो पी से क्यू तक जो सर्टेन डिस्टेंस कवर होती है, दैट डिस्टेंस इज़ अ फंक्शन ऑफ t। ये फंक्शन है वो कि कैसे डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है, t² 2 माइनस टी अपॉन 3। सपोज मैंने t की वैल्यू 0 डाल दी, ज़रा देखिए इसमें t की वैल्यू 0 डालने पे x क्या आ जाएगा, 0, यानी कि डिस्टेंस वॉज 0। अगर मैंने t की वैल्यू डाल दी 1 सेकेंड, तो यहाँ डालिए 1, 2 माइनस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 माइनस 1/3, 6 माइनस 1 तो 5/3, यानी कि डिस्टेंस आपकी कवर्ड हो गई 5/3 मीटर्स। ठीक है, और ये मान लिया मैंने किस में दिया हुआ है, मीटर्स में। ठीक है, तो इसका मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पता लगा सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई है। तो अगर t 0 पे बोलूँगा तो इनिशियल पॉइंट है p, लेकिन 1 सेकेंड बोलूँगा, 2 सेकेंड बोलूँगा, 3 सेकेंड बोलूँगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कार एग्जैक्टली कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी है। ठीक है, बट हमने यहाँ पे बोला है कि हमारा वो टाइम बताओ कि जहाँ पे कार क्या हो जाती है, स्टॉप्स। तो ज़रा ये समझना कि कार अगर स्टॉप हो रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब कि स्पीड, या अभी आप बोल सकते हैं क्या, वेलोसिटी क्या हो जाए, 0। ठीक है, अगर वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई तो आपकी कार रुक जाएगी, अदरवाइज और कोई कंडीशन नहीं। तो कार रुकने की कंडीशन है कि वेलोसिटी को 0 होना चाहिए। अब सवाल ये कि हमें फंक्शन तो डिस्टेंस का दे रखा है। ठीक है, तो वेलोसिटी का फंक्शन कैसे निकलेगा, या वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो अभी मैंने जो आपको टॉपिक बताया, ज़रा देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो क्या निकलेगा, dx विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ज़रा देखिए, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए पहले से मैंने इस फंक्शन को क्या लिख लिया, ओपन करके 2t² माइनस t³ अपॉन 3। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4t माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, t²। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये जो फंक्शन आया है मेरे पास, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 4t माइनस t²। तो क्या मैं इसको
वेलोसिटी नहीं बोलूँगा, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये वहीं से क्वांटिटी निकली हुई है। तो वही जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि बेसिकली ये जो dx अपॉन dt है, अब ज़रा मैं पूरा टॉपिक बताता हूँ जो 11th में आपने पढ़ा होगा। जो dx अपॉन dt है, इट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन वो इंस्टेंटेनियस हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट रेट में भी बोलते हैं। तो रेट क्या है, चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। चलिए वो तो अलग की बात है, लेकिन अभी हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि कार स्टॉप हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। क्या बोलेंगे, कार स्टॉप्स। तो देयरफॉर dx अपॉन dt हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और dx अपॉन dt अगर ज़ीरो हुआ तो 4t माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आप t कॉमन लेंगे, 4 माइनस टी इक्वल टू ज़ीरो, तो एक आ गया आपका t इक्वल टू ज़ीरो और t इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये चीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा कि आपका क्या है, या तो t इक्वल टू ज़ीरो आया है या t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, और दोनों का आना भी ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था, क्योंकि कार स्टॉप्स की बात हो रही है। तो एट टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़रा देखिए t की वैल्यू ज़ीरो डालने पे डिस्टेंस भी ज़ीरो थी और हमारी वेलोसिटी भी क्या थी, ज़ीरो। ज़रा देखिए टाइम की वैल्यू ज़ीरो डाल देंगे, तो इसका मतलब कार कब कब रुकी हुई है, व्हेन टाइम वाज ज़ीरो एंड व्हेन टाइम वाज 4 सेकेंड। तो हमसे पूछा गया था कि कितने सेकंड के बाद कार स्टॉप हो जाएगी, तो वो हमारा आंसर आ गया 4 सेकंड के बाद। लेकिन अब अगर यहीं पे पूछा था कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आ जाएगी, तो डिस्टेंस के लिए हम ये फंक्शन यूज़ कर लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे t की वैल्यू 4 डाल देंगे, तो 4 स्क्वायर 2 माइनस 4/3, तो ये कैलकुलेट कर लीजिए, 16 इंटू 3 2 6 माइनस 4, तो 32/3 मीटर, ठीक है। तो ये आपके दोनों आंसर निकल आएंगे कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है और कितना टाइम लगा। तो दिस इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन, कि यहाँ पे अब आपने एक ये चीज़ समझी है कि अगर डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास क्या क्वांटिटी निकलती है, वेलोसिटी, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर मैं फर्दर डिफरेंशिएट कर दूं, सपोज d2x अपॉन dt2 निकाल लूँ, यानी कि ये मेरा क्या है, रेट ऑफ वेलोसिटी। क्यों रेट ऑफ वेलोसिटी बोला, क्योंकि मेरा फंक्शन ये जो था वो क्या था, वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी को अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, रेट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि या तो इसका डबल डिफरेंशिएशन या v का सिंगल डिफरेंशिएशन। तो ज़रा डिफरेंशिएट कर दीजिए, कितना आएगा मेरे पास, 4 माइनस 2t। नाउ व्हाट इज़ दिस, तो रेट ऑफ वेलोसिटी आप सब लोग जानते हैं क्या होता है हमारा, एक्सीलरेशन। क्या होता है हमारा, एक्सीलरेशन। तो ये भी याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज़ द एक्सीलरेशन, तो फर्स्ट में जाना एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, इट्स कॉल्ड डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस या सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, दैट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टी, इट इज़ नॉट कांस्टेंट, ये भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे टी आ रहा है, तो ये जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी कि आपकी जो वेलोसिटी थी वो यूनिफॉर्म नहीं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि अगर ये कांस्टेंट आ जाता है एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म कहलाती है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आप लोगों ने 9th में पढ़े थे, लेकिन इनको पता होना बहुत ज़रूरी होता है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस टाइम पे कार स्टॉप हुई उसका एक्सेलरेशन कितना था, ज़रा देखिए, टी की वैल्यू 4 यहाँ डाल दीजिए, 4 2 8 आ गया, तो 4 माइनस 8 क्या आएगा, -4। तो आप ज़रा ध्यान से समझिएगा कि वैल्यू नेगेटिव आ रही है, वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। और कार इसीलिए तो रुकेगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कार क्यों रुकेगी, क्योंकि कार में क्या हो रहा है, डेक्सेलरेशन। अगर डेक्सेलरेशन नहीं होता तो कार नहीं रुकती। तो ये आपका यहाँ से प्रूफ भी हो गया कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, इसलिए वो कार जाके स्टॉप हुई, ठीक है। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ यूज़ ऑफ डेरिवेटिव इन फिजिक्स, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको भी बताता हूँ कि इकोनॉमिक्स में कैसे यूज़ होता है ये डेरिवेटिव का, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा यूज़ ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स क्या रहता है। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास
एक आर एक्स फंक्शन दे रखा है 3x² प्लस 36 प्लस 5, ठीक है, और मुझसे पूछा फाइंड मार्जिनल रिवेन्यू। तो बेसिकली ये जो आर एक्स है ये मेरा रिवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है, ये एग्जाम में लिखा होगा, ओके। ये मेरा क्या है, एक रिवेन्यू फंक्शन है जो 3x² प्लस 36x प्लस 5 के टर्म्स में दिया हुआ है। और यहाँ पे x क्या है, x के बारे में जान लीजिए, x है हमारे नंबर ऑफ आइटम्स, ये भी एग्जाम में दिया होगा, ठीक है। क्या होते हैं ये, नंबर ऑफ आइटम्स। इसका मतलब आप यहाँ से एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि जो रिवेन्यू है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब जैसे जैसे आइटम्स बढ़ेंगे तो आपका रिवेन्यू भी बढ़ेगा। सिंपल सी चीज़ है। जरा देखिए, x की वैल्यू 1 डालेंगे तो एक क्वांटिटी का रिवेन्यू आएगा, x की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 क्वांटिटी का। अभी रिवेन्यू क्या है वो और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट यहाँ पे हम समझ लीजिए कि रिवेन्यू इज़ अ फंक्शन जो हमें दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ x, वेयर x इज क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, दैट इज क्वांटिटी। और हमसे पूछा गया फाइंड मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है। तो अब आप याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स में जब भी ये टर्म आएगी दैट इज कॉल्ड मार्जिनल, ठीक है। ये पूरे हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे भी वर्ड आएगा आपका मार्जिनल, तो आप ये याद रखिए जैसे ही मार्जिनल वर्ड आएगा तो उसका मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द क्वांटिटी। ऑफ द क्वांटिटी का मतलब ये है कि मैं जिसका भी मार्जिनल पूछूंगा आपको उसका डेरिवेटिव निकाल देना है विद रिस्पेक्ट टू x, और x क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। मतलब अगर मैंने अब आपसे पूछा है मार्जिनल के बाद मैंने क्वांटिटी डाली है रिवेन्यू, ठीक है, मार्जिनल के बाद यहाँ पे क्वांटिटी, जो भी आप क्वांटिटी डाल देंगे, ठीक है, उसी का मार्जिनल निकल आएगा। इसका मतलब मुझसे पूछा गया मार्जिनल रिवेन्यू, तो ज़रा देखना, रिवेन्यू मेरा क्या है, RX, इसका मुझे मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसका डेरिवेटिव निकाल दूंगा, सिंपल, ठीक है। तो जिसका भी मार्जिनल निकालना है आप उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव। मार्जिनल रिवेन्यू पूछ रहा है, रेवेन्यू पूछ रहा है, तो डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू निकाल देंगे। तो ज़रा देख लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 3 2 6x प्लस 36, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है। लेकिन हमसे मार्जिनल रिवेन्यू कब पूछ रहा है, जब टोटल 5 आइटम सोल्ड करे गए थे एट x इक्वल टू 5, यानी कि अब आप इसमें DRX इक्वल टू 5 डाल दीजिए, तो 6 5 का 30 प्लस 36, दैट इज कॉल्ड 96, ये आपका रिवेन्यू आ गया, ठीक है। तो अभी और भी फिजिक्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कुछ टर्म्स, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे रेवेन्यू भी क्या होती है तो वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि जब भी हम वर्ड पढ़ेंगे रेवेन्यू, ठीक है, तो उसका मतलब बेसिकली क्या होता है, x इंटू पी से, जहाँ पे x क्या है आपके नंबर ऑफ आइटम्स, और P क्या है, प्राइस पर आइटम। ये बेसिकली यू कैन से सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो रेवेन्यू क्या है हमारी, तो रेवेन्यू क्या है हमारी कि अगर मैं नंबर ऑफ आइटम्स को प्राइस पर आइटम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या निकल आएगा, रेवेन्यू निकल आएगा, ठीक है। तो अब अगर मुझसे मार्जिनल रेवेन्यू पूछा गया है तो मैं उसका क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएशन। तो ऐसे ही कुछ और टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स में जो काफ़ी यूज़ होंगी, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2 चीज़ें पहले पढ़ लेते हैं, एक तो वर्ड पढ़ लेते हैं ये मार्जिनल जो भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा वर्ड पढ़ लेते हैं हम लोग एवरेज। मार्जिनल जब भी वर्ड होगा तो आप याद रखेंगे आपको निकालना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और x क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। और एवरेज जब भी होगा तो वो जो क्वांटिटी होगी, और यहाँ पे मार्जिनल ऑफ द जो भी क्वांटिटी है आपकी उसका डेरिवेटिव, तो मार्जिनल ऑफ क्वांटिटी x, वो क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी आपकी भी जैसे रिवेन्यू थी ऐसी और भी होंगी, वो मैं बताऊँगा। अब आपका वर्ड आएगा एवरेज, तो जिसके आगे एवरेज आ जाएगा, जिस क्वांटिटी के आगे एवरेज आ जाएगा तो आपको उस क्वांटिटी को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ आइटम से, तो आपका क्या निकल आएगा, एवरेज। ये मैं एवरेज यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ, डेरिवेटिव से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो डेरिवेटिव से डायरेक्टली लिंक है। मार्जिनल इज बेसिकली किससे रिलेटेड है, डेरिवेटिव से, ठीक है। लेकिन एवरेज जो है वो डेरिवेटिव से रिलेटेड नहीं है। लेकिन
अगर मैं सेम क्वेश्चन में आपसे पूछता हूँ, बताओ फाइंड मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया। अगर मैं आपसे पूछ लेता फाइंड मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू, अब अगर आपको रेवेन्यू तो पता है जो इस क्वेश्चन में दी हुई है, रेवेन्यू हमारी क्या है RX, और अगर आपको एवरेज का मतलब नहीं पता तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाते। तो एवरेज का मतलब होता है रेवेन्यू को आप डिवाइड कर दो X से, ठीक है। तो आपने अगर रेवेन्यू को नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दिया तो आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, एवरेज रेवेन्यू। और अगर अब इसके आगे मार्जिनल लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ द होल क्वांटिटी। नाउ द क्वांटिटी इज, यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, मार्जिनल के बाद जो लिखा है दैट इज क्वांटिटी, जो मैंने यहाँ पे टर्म यूज़ करी है क्वांटिटी, तो वो ये क्वांटिटी है। इसका मतलब अब आप डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, आप डेरिवेटिव निकालेंगे रेवेन्यू डिवाइडेड बाई एक्स का निकालेंगे, ठीक है। तो ये अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे रेवेन्यू क्या थी आपकी 3x² + 36 + 5, इसको x से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3x + 36 + 5/x, ठीक है। और इसका अब हम फर्दर क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि ये तो आपने x से डिवाइड करा है, तो क्या निकला एवरेज रेवेन्यू। अब डेरिवेटिव निकाल दीजिए, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये 0 हो गया, ये हो जाएगा -5/x², राइट। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे अब हम मार्जिनल कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। सपोज अब आपको अगर रेवेन्यू दिया है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे आपसे, फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि इसको d/dx कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा टर्म, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। ऐसे ही कॉस्ट फंक्शन होता है, ठीक है, Cx हमारा क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, रेवेन्यू फंक्शन। ऐसे ये हमारा क्या है, एक सपोज कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। और अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि जिसका हमें मार्जिनल निकालना होगा, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो डिफरेंशिएशन ऑफ रेवेन्यू फंक्शन कर दीजिए, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट फंक्शन को डेरिवेट कर देंगे, कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये भी बता देते हैं कि अगर मैं पूछूं मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, ठीक है, तो वही चीज़ है कि सबसे पहले तो मार्जिनल किस क्वांटिटी का आगे लगा हुआ है, एवरेज कॉस्ट। कॉस्ट क्या थी हमारी Cx, एवरेज कब बनेगी, जब मैं इसको x से डिवाइड करूंगा, मार्जिनल कब बनेगा, जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये इजी टॉपिक है। तो दिस इज कॉल्ड यूज ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना एक छोटी सी टर्म और बता देता हूँ, शायद वो कभी यूज़ में आ जाएगी। कभी मेरे से पूछ लिया, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में मार्जिनल प्रॉफिट, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि मार्जिनल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली प्रॉफिट फंक्शन आप समझ लीजिए, तो मार्जिनल तो आपको पता ही कि डिफरेंशिएट कर देंगे प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट क्या होता है, तो ज़रा देखिए, जो प्रॉफिट होता है हमारा, पी मतलब प्रॉफिट फंक्शन है, ठीक है। प्रॉफिट फंक्शन आपको निकालना बहुत आसान है कि प्रॉफिट फंक्शन जो होता है, अगर मैं रेवेन्यू में से, ठीक है, क्या माइनस कर दूं, कॉस्ट, तो मेरा क्या निकल आएगा, प्रॉफिट। फिर से सुन लीजिएगा कि प्रॉफिट फंक्शन अगर निकालना है तो में से कॉस्ट फंक्शन माइनस कर देंगे, और जैसे रेवेन्यू में से कॉस्ट फंक्शन माइनस हुआ आपका, अब अगर मैंने पूछा मार्जिनल प्रॉफिट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी का फर्दर क्या कर देंगे, डेरिवेटिव।
तो डी अपॉन डी एक्स किसका, पी ऑफ एक्स का, जहाँ पे पी क्या है हमारा, प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, तो अगर ये छोटी छोटी टर्म्स आपको क्लियर है कि मार्जिनल का मतलब क्या है, एवरेज का मतलब क्या है, तो आप आगे प्रोसीड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन दे दिया कि समटाइम्स हमें एक रेवेन्यू फंक्शन दे दिया गया, कॉस्ट फंक्शन दे दिया गया, अब वो हमसे प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और उसमें भी क्या, मार्जिनल प्रॉफिट। तो मार्जिनल प्रॉफिट तो हम तभी निकाल पाएंगे जब आपको प्रॉफिट निकालना होता होगा। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूला आपका हेल्प करेगा मार्जिनल प्रॉफिट निकालने में। ठीक है, तो ज़रा और समझते हैं अच्छे से रेट क्या है। ठीक है, या रेट विद अदर क्वांटिटीज़ का क्या मतलब है। ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ, आएगा। देखिए ज़रा क्या हो रहा है, ये एक फ़िश थी अंडर पॉन्ड, पानी के अंदर एक फ़िश थी और इसने कोई एयर का बबल छोड़ दिया। ठीक है, अब ये बबल जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, हाँ बता सकते हैं आप कि जैसे बबल ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे क्या हो रहा है, एक एग्जांपल, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि वी आर ट्रीटिंग कि ये क्या है, स्फीयर है। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम बढ़ तो रहा है लेकिन मैं अगर बोलूं कि इसका वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रहा है, तो इज़ इट ट्रू कि मान लीजिए t इजिकल टू 0 सेकेंड पे इसने बबल छोड़ा। ठीक है, और हर सेकंड पे आप देख रहे हैं कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। एक चीज़ मैं ये बोल सकता हूँ, और क्या बोल सकता हूँ, क्या इसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। क्या मैं ये बोल सकता हूँ इट्स रेडियस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, इट्स रेडियस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो अभी मैंने 3 क्वांटिटी यूज़ करी। मैंने बोला इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वॉल्यूम के बाद मैंने बोला सरफेस एरिया इज चेंजिंग। इसका मतलब ये जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं टाइम बोल रहा हूँ तो क्या मैं रेट वर्ड बोल सकता हूँ। तो ज़रा देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, रेट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बोला, रेट ऑफ सरफेस एरिया। तीसरा मैंने क्या बोला, रेट ऑफ रेडियस। ठीक है, ये तीनों चीज़ें ही इसकी चेंज हो रही थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड डाला है रेट, कि वॉल्यूम का भी रेट चेंज हो रहा है, सरफेस एरिया का भी हो रहा है और रेडियस का भी हो रहा है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं बोला जाए कि जो गिवन एक क्वांटिटी है वो नहीं बोला जाए कि ये वॉल्यूम का रेट है या सरफेस एरिया का रेट है या रेडियस का रेट है, वो सिर्फ बोलेगा कि एक बबल का रेट दिया हुआ है, बबल की इंक्रीज़ होने का रेट दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो क्या यहाँ से पता नहीं चल जाएगा कि मुझे वो सरफेस एरिया का रेट दिया हुआ है, क्योंकि ये चीज़ हमने पता लगा ली किस चीज़ से, उसकी यूनिट से। इसका मतलब वॉल्यूम का यूनिट जो भी होगा वो क्या होगा, टाइप ऑफ मीटर क्यूब पर सेकेंड हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो सकता है, या मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो सकता है, और क्या हो सकता है, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इस क्वांटिटी के नेचर से हो सकता है पर आर भी हो, बट मैं भी जो समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो यूनिट है
कि क्यूब है, स्क्वायर है और ये है, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम को बिलोंग करेगा, ये कहीं ना कहीं एरिया को बिलोंग करेगा। अब एरिया में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में और भी चीज़ें हो सकती हैं, क्या हो सकता है, सरफेस एरिया हो सकता है, टोटल सरफेस एरिया हो सकता है, वो आपको क्लियरली गिवन होगा। बट अभी हम फिलहाल यहाँ पे फोकस करें कि अगर ये स्क्वायर पर सेकेंड है और ये पावर 1 है, मीटर है, सेंटीमीटर है या किलोमीटर है, पर सेकेंड है, तो हम इन यूनिट से भी पहचान कर सकते हैं कि किस टाइप का रेट हमें बेसिकली दिया गया है। ठीक है, तो अभी मैं इस चीज़ पे वापस आने वाला हूँ, पहले अभी इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो ज़रा देखिए, अभी मैंने बोला आपको ये रेट दिए हो सकते हैं, लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो भी बोला जा सकता है, क्या इसका वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एरिया बढ़ रहा है कि नहीं। पहले एरिया इतना था, फिर एरिया इतना हुआ, फिर इतना हुआ, तो यानी कि ये जो इसका एरिया था, ठीक है, अगर वो जैसे से बढ़ेगा तो उसके अंदर की जो क्वांटिटी है दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम, वो भी तो बढ़ेगी। तो क्या मैं एक ये भी बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, क्या मैं ये बोल सकता हूँ रेट ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, क्या मैं ये बोल सकता हूँ रेट ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एरिया, जब भी मैं बोल रहा था, बताइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये दो डिफरेंट क्वांटिटी को आप कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे आप वॉल्यूम को एरिया से कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ऊपर क्या होगा वॉल्यूम और नीचे क्या होगा एरिया। इसमें आप एरिया को कंपेयर कर रहे हैं किससे, रेडियस से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप वॉल्यूम को कंपेयर कर रहे हैं किससे, रेडियस से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और जब मैं ये वर्ड डाल रहा हूँ रेट, ठीक है, तो हमारा अभी मतलब होता है रेट से कैसे, इंस्टेंटेनियस रेट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है बेसिकली dv अपॉन dr, इसका नोटेशन ये आएगा। रेट ऑफ एरिया का नोटेशन क्या आएगा, dA अपॉन dr विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, और रेट ऑफ वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू एरिया क्या आएगा, dv अपॉन dA, ठीक है। तो आपको ये सारे नोटेशन समझ में आने चाहिए। ऐसे ही जब मैं यहाँ पे बोलूँगा रेट ऑफ वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपल dv अपॉन dt। रेट ऑफ एरिया, इसका मतलब क्या होगा, dA अपॉन dt। और रेट ऑफ रेडियस, तो इसका मतलब क्या होगा, dr अपॉन dt, ठीक है। तो आपको ये नोटेशंस अच्छे से आने चाहिए कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेट ऑफ वॉल्यूम है तो आप उसको dv अपॉन dt से डिनोट करेंगे, अगर लिखा हुआ है रेट ऑफ एरिया है तो d अपॉन dt से लिखेंगे, अगर लिखा है रेडियस का रेट है तो dr अपॉन, और अगर विद रिस्पेक्ट टू दिया हुआ है तो जो भी विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी होगी वो आप लिख देंगे ऊपर और एक क्वांटिटी कहाँ लिख देंगे, नीचे, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू के बाद वाला हमेशा नीचे। तो रेट ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एरिया तो क्या आ जाएगा, dv अपॉन जी। तो एक तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि आप कैसे नोट करेंगे। अब इस पे बेस क्वेश्चन क्या बनेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आपको पूरे क्वेश्चन में क्या स्टेप्स समझने हैं, क्या नोट करने हैं और कैसे निकलेगा। तो रेट जब हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन क्वांटिटीज़, ठीक है, डिफरेंट टाइप की जो रिलेटेड रेट ऑफ क्वांटिटीज़ होते हैं, तो उस केस में आप क्या करने वाले हैं, उस केस में आप ये करने वाले हैं, पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िए बहुत ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के बाद आपका पहला स्टेप होगा नोट डाउन द रेट, ठीक है। जो भी आपको रेट दिया हुआ है पहले आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। दूसरा आपको गिवन होगा, पूछेगा आपसे फाइंड रेट, किसी क्वांटिटी का रेट पूछेगा, मतलब इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी का रेट वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है, तो वो आप लिख लीजिएगा। तीसरा, ठीक है, आपको गिवन होगा, वो पूछेगा फाइंड रेट एट समथिंग, ठीक है। वो भी मैं समथिंग इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ कि क्या होगा, वो आपसे पूछ सकता है, जैसे इस केस में पूछेगा फाइंड द रेट ऑफ रेडियस एट टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस वाज 7 सेंटीमीटर। यानी कि वो जो भी बोलेगा कि एट दिस, तो वो एट पे आपका टाइम भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, रेडियस भी हो सकती है,
ठीक है, या अदर कोई क्वांटिटी भी हो सकती है। ठीक है, तो वो आपको नोट कर लेनी है कि जिस मोमेंट पे आपको वो रेट पूछा जाएगा वो मोमेंट आपको नोट कर लेना है। चौथा पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये चौथा पॉइंट के बारे में क्या बता रहा हूँ। देखिए, जब तक एक सिंगल क्वांटिटी वैरी कर रही है, जैसे आप सिंगल क्वांटिटी के बारे में बोलोगे कि अगर मैं इस केस में बोलूँ तो सिर्फ यहाँ पे एक जो है वो रेडियस की वजह से सब कुछ बदल रहा है। तो हम लोग जब स्फीयर पढ़ते हैं तो उसमें एक ही क्वांटिटी आती है, वो क्या आती है, रेडियस। ठीक है, बट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे एक साथ दो क्वांटिटी भी चेंज हो सकती हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ यहाँ से सैंड फॉल हो रही, ये सरफेस है कोई, यहाँ से सैंड फॉल हो रही है। ठीक है, यहाँ सैंड है। अब जब ये सैंड गिरेगी तो यहाँ पे एक हीप बनाएगी। ठीक है, और वो जो हीप बनेगा, तो अगर आप ध्यान से देखें उस हीप की जो शेप होगी वो कैसी होगी, कॉनिकल शेप होगी। और उस टाइम पे आप देखेंगे कि इसकी रेडियस भी बढ़ रही है और इसकी हाइट में भी चेंज हो रहा है, या आप बोल सकते हैं इसकी लेटरल हाइट में भी क्या हो रहा है, चेंज। इसका मतलब अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूंगा तो इसके वॉल्यूम में रेडियस और हाइट दोनों क्वांटिटी चेंज हो रही हैं, लेकिन स्फीयर में सिर्फ एक ही हो रही थी। तो ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं जहाँ पे दो क्वांटिटी एक साथ चेंज हो रही हो। तो उन क्वेश्चंस में आपको हमेशा एक कांस्टेंट रिलेशन गिवन होगा, यानी कि फोर्थ में मैं क्या बता रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है। फोर्थ में क्या गिवन होगा, नोट कांस्टेंट रिलेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बताऊंगा अभी कि आप क्या करेंगे, वो कांस्टेंट रिलेशन क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और इसका क्या यूज़ होगा अभी वापस से आएंगे जब मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, कि कांस्टेंट रिलेशन का कैसे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ के ये सारी चीज़ें नोट कर ली कि अगर आपको कोई रेट गिवन है तो पहले वो नोट कर लिया, फिर आपसे जिस रेट के बारे में पूछा है वो नोट कर लिया। अच्छा, ये जो रेट जब आप नोट करेंगे तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये नोटेशंस के साथ करेंगे, ये वाले नोटेशंस के साथ करेंगे। जो रेट पूछा है वो भी आप नोटेशन के साथ करेंगे। किस टाइम पे पूछा है, किस रेडियस पे पूछा है, या किस क्वांटिटी पे पूछा है वो आप यहाँ पे, ठीक है, नोट करेंगे। उसके बाद जो कांस्टेंट रिलेशन गिवन है वो आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो सॉल्विंग टेक्निक क्या है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि अब सोल्यूशन क्या आएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में ज़्यादातर ऐसा होगा कि आप कोई डायग्राम सपोज बना सकते हो। तो आप क्या करें, जब सोल्यूशन की बात आएगी तो कोशिश ये करो कि लेबल डायग्राम बना लो। ठीक है, क्या बना लेंगे, लेबल डायग्राम। सपोज हम एक क्वेश्चन यही वाला लेके चलते हैं कि हमारा एक कोई कोन बन रहा था, तो हमने क्या बना लिया, कोन, और उसमें हमने यहाँ पे क्या लिखा है, रेडियस r, और क्या लिखी है, हाइट h। मतलब वो लेवल डायग्राम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बनेगा, क्योंकि आप समझ रहे हो कि पूरा चैप्टर जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है कि पहले छोटा कोन था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। तो हमने कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक रेडियस r ली है और एक क्या हाइट ली है, h। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमने इसका फिगर ड्रॉ कर दिया। तो हमने पहले क्या बना दिया, लेवल डायग्राम। दूसरा पॉइंट क्या करना है, अब आप ध्यान से सुनिएगा, आपसे जो भी रेट पूछा जाएगा आप सबसे पहले तो उस रेट का फॉर्मूला लिख दीजिए। यानी कि सेकंड क्या लिखेंगे, रिलेटेड फॉर्मूला ऑफ आस्क्ड रेट। ठीक है, क्या करने वाले हैं कि हम रिलेटेड फॉर्मूला लिखेंगे ऑफ आस्क्ड रेट। सपोज अगर हमसे ये क्वेश्चन की बात हो रही थी और हमसे वॉल्यूम का रेट पूछा जा रहा था। ठीक है, क्या पूछा जा रहा था, वॉल्यूम का रेट। या उल्टा भी हो सकता है कि अगर आपको वॉल्यूम का रेट दे दिया जाए और रेडियस का रेट पूछा जाए,
ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा रिलेटेड फॉर्मूला ऑफ आस्क्ड रेट और समटाइम्स क्या हो सकता है गिवन रेट, किसका रेट गिवन है, ठीक है, उससे रिलेटेड आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। नाउ तीसरा पॉइंट देखो, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, बट जब मैं एग्जांपल लूँगा तब आपको यही सारे पॉइंट्स और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नाउ तीसरा पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूँ, कन्वर्ट ऑल वेरिएबल इनटू सिंगल वेरिएबल, कन्वर्ट ऑल वेरिएबल, और ऑल वेरिएबल में अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, इफ मोर देन वन वेरिएबल, ये क्या चीज़ है अभी सब बताऊंगा। कन्वर्ट ऑल वेरिएबल इनटू सिंगल वेरिएबल, और ध्यान से सुनिए क्या क्या लिख रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, विद द कौन सी हेल्प लेने वाले हैं, ये जो पॉइंट था, जो हमें कांस्टेंट रिलेशन गिवन होगा, यानी कि विद द हेल्प ऑफ गिवन कांस्टेंट रिलेशन, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल हैं अगर मोर देन वन वेरिएबल है तो आप उनको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन कांस्टेंट रिलेशन। नाउ चौथा पॉइंट, और चौथा पॉइंट तो बहुत ऑब्वियस सा पॉइंट है क्योंकि चैप्टर ही हमारा डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब वो जो आपने यहाँ से फॉर्मूला बनाया हुआ है जो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, तो फोर्थ पॉइंट में जनरली हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएट अकॉर्डिंगली, ठीक है, ये डिफरेंशिएट अकॉर्डिंगली क्यों बोला वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और चौथे के बाद सबसे लास्ट में आएगा पांचवा पॉइंट, और वो पांचवा पॉइंट क्या है कि ये वाला जो था कि एट दिस टाइम या एट दिस रेडियस या एट दिस क्वांटिटी, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू जो कौन सी वाली थी हमारी, ये एट वाली, इन लास्ट, सबसे लास्ट में वो वैल्यू डाल देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो अब ज़रा एक क्वेश्चन लेते हैं प्रॉपर, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे और ये वाले जो पॉइंट्स लिखे थे उनका यूज़ हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं क्वेश्चन और फिर हम ये सोल्यूशन। नाउ देख लेते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे एनसीईआरटी पेज नंबर 198 का क्वेश्चन नंबर 40 है। तो क्वेश्चन क्या है और ये वाले स्टेप्स कैसे यूज़ होंगे ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मैंने आपको बताया कि पहले जो रेट गिवन है वो आप नोट कर लीजिए। तो उसने हमें बोला हुआ है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसने बोला एट द रेट ऑफ, यहीं पे लिख देते हैं तो आपको समझ में भी आएगा, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो एक पाइप में से सैंड फॉल हो रही है, ठीक है, और उसका रेट है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे उसने रेट के बारे में एक्चुअल क्वांटिटी नहीं बोली है, किस चीज़ का रेट दे रखा है, लेकिन आप यूनिट से पता लगा सकते हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमको उसने वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समटाइम्स आपको क्वांटिटी के बारे में नहीं बोला जाएगा, बट आप कैसे पता लगा सकते हैं, उसकी यूनिट से पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी क्वांटिटी का रेट दिया हुआ है। तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, उसका मतलब वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है। अब द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 रेडियस ऑफ द बेस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें मोर देन वन वेरिएबल होता है उनमें
हमेशा एक कांस्टेंट रिलेशन ज़रूर गिवन होता है। तो ज़रा देखते हैं ये कांस्टेंट रिलेशन हमको क्या गिवन था, और आपको समझ में भी आएगा ये जो मैंने वर्ड बोला था, एक जो लाइन बोली थी कांस्टेंट रिलेशन, वो कांस्टेंट रिलेशन क्या है। तो देखिए अभी वो सैंड गिर रहा है, तो सैंड गिरने के बाद वो क्या बना रहा है, एक कोन टाइप का हीप बना रहा है। इसका मतलब ये अगर हमने ले ली इसकी हाइट h और ये हमने इसकी ले ली रेडियस r, ठीक है। ये हाइट हमने क्या ले लिया h, ये हमने रेडियस क्या ले लिया r। तो हमसे कह रहा है द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस। तो ज़रा देखिएगा क्या बोला है हमने कि जो हाइट दे रखी है वो क्या है 1/6 ऑफ द रेडियस। तो ज़रा ध्यान से देखिए मैंने क्यों ये बोला कांस्टेंट रिलेशन। क्या ये h और r के बीच में कोई रिलेशन कांस्टेंट रिलेशन नहीं गिवन है, क्योंकि h को उसने बांध दिया किसके साथ, r के साथ बांध दिया है। नाउ हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4। ना उसने बोला है हाइट इज 4, यानी कि किस हाइट पे पूछा है, तो ये वाली चीज आपको दे दी है व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और कौन सा रेट पूछ रहा है, हाउ फास्ट इज द हाइट, हाउ फास्ट इज द हाइट यानी कि फाइंड जो रेट है वो जरा ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है, dh/dt, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़ना तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको जो चीज़ें नोट करी यहीं से क्वेश्चन समझाता हूँ दोबारा से, कि हमें एक रेट दिया हुआ था सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज़ dv/dt। हमें एक रिलेशन गिवन था कांस्टेंट हाइट और रेडियस के बारे में, वो कितना था r/6। हमें गिवन था कि किस हाइट पे उसका हमें रेट निकालना है, रेट किसका निकालना है, हाइट का, हाइट का रेट मतलब dh/dt, ठीक है। तो ये तो हो गई चीज़ें जो आपको नोट करनी थी। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करने के लिए ये पहले आपने बनाया लेवल डायग्राम। लेवल डायग्राम में आपने ये हाइट दे दी h और ये रेडियस क्या दे दी r। दूसरा पॉइंट क्या है, रिलेटेड फार्मूला ऑफ द आर्स रेट और गिवन रेट। आपको जो गिवन रेट था वो वॉल्यूम था और पूछ रहा है किसका, हाइट का। तो हम एक काम करते हैं, रिलेटेड फार्मूला ज़रा देखिए, वॉल्यूम जो होता है हमारा वो क्या होता है 1/3 πr²h। कोन का जो वॉल्यूम होता है वो हमारा क्या होता है 1/3 πr²h। तो ये जो रिलेटेड फार्मूला ऑफ द आर्स रेट या गिवन रेट, तो वॉल्यूम का रेट हमको गिवन था, तो हमने ये मान के चले कि वॉल्यूम का फार्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, तभी तो हम dv/dt का यूज़ कर पाएंगे। तो हमने वॉल्यूम का फार्मूला लिख दिया अभी सिंपली। नाउ अब यहाँ पे r और h दो क्वांटिटी है, दो वेरिएबल है, पढ़िए, कन्वर्ट ऑल वेरिएबल इनटू सिंगल वेरिएबल। अगर मोर देन वन वेरिएबल है, यहाँ पे रेडियस भी बदल रही है और हाइट भी बदल रही है, तो इसको हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे ऑफ गिवन कांस्टेंट रिलेशन। बट सवाल क्या है कि क्या रेडियस में कन्वर्ट करेंगे या हाइट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये डिपेंड करता है हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है हाइट का रेट, इसका मतलब मैं यहाँ पे h की वैल्यू एज इट इज़ रखूँगा, रेडियस की वैल्यू मैं इस गिवन कांस्टेंट रिलेशन से निकालूंगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए, रेडियस मेरा कितना आ जाएगा 6h, और इस रेडियस की वैल्यू मैं 6h अगर यहाँ डाल दूंगा तो वॉल्यूम आ गया मेरे पास 12πh³। नाउ ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया कि अगर मोर देन वन वेरिएबल है तो उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे विद द गिवन कांस्टेंट रिलेशन। लेकिन जो कन्वर्जन होगी वो एप्रोप्रिएट होगी। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है, हमसे हाइट का रिलेशन पूछ रहा है तो हम हाइट के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। नाउ अब बस सिंपल है, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ हाइट आ गया है, हमें वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है, हाइट का रेट निकालना है। इसका मतलब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कितना हो गया dv/dt। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कितना हो गया 36πh², और साथ में क्या आएगा dh/dt। क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हो तो यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल। तो h³ का कितना हो जाएगा 3h² और h का डिफरेंशिएशन dh/dt। और मैंने आपसे क्या बोला था, डिफरेंशिएट कर दीजिए अकॉर्डिंगली,
फिर क्या करेंगे, लास्ट में सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन द लास्ट, यानी कि जिस टाइम पे, किस हाइट पे, जब हाइट थी 4, वो वैल्यू डाल देंगे। तो ज़रा देखिए आंसर क्या आने वाला है। dv अपॉन dt तो हमें दिया हुआ था, हमसे पूछ क्या रहा है dh अपॉन dt, तो यहीं पे वैल्यू डाल के यहाँ से डायरेक्ट dh अपॉन dt निकालेंगे। dv अपॉन dt कितना गिवन था हमको 12, ये है 36 पाई, और h किस हाइट पे निकालना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू क्या निकालना क्या था वो यहाँ आ गया dh अपॉन dt, ठीक है। ये 12 कितना हो गया 3, तो यहाँ से dh अपॉन dt देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 1/48 पाई, और h की यूनिट क्या आ जाएगी यहाँ से, सेंटीमीटर में था ना ये, तो यहाँ से यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि dh अपॉन dt जो है, रेट ऑफ हाइट जो है वो 1/48 ऑफ पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। अब समटाइम्स क्या होता है ना, कभी कभार क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है उसका रिलेशन पता नहीं होता है। जैसे अभी तक मैं आपसे वॉल्यूम बोल रहा था, एक क्वेश्चन मैंने वॉल्यूम बोला, सरफेस एरिया बोला, उसका रेट पूछा, तो आपको पता है किसी भी क्वांटिटी का सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। बट अभी मैं जो क्वेश्चन करने वाला हूँ वहाँ पे आपको कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन है, पेज 198 पे 10th क्वेश्चन है। तो मैं अगेन क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है। एक लैडर है हमारी, ठीक है, एक वॉल के अगेंस्ट लीन है, ठीक है, और इस लैडर की हाइट हमको दे रखी है कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। ये मेरी एक लैडर है, ठीक, इसकी लेंथ मुझे दे रखी है कितनी है, 5 सेंटीमीटर, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। अब क्या कह रहा है, द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमने इसको पुल कर दिया इस तरफ, किस रेट से पुल करा है, दैट इज 2 सेंटीमीटर, यानी कि वेलोसिटी है ना, हमने इस डायरेक्शन में इसको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से पुल कर दिया। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, हमसे पूछ रहा है कि ये किस वेलोसिटी से फॉल करेगा, यानी कि इसकी जो हाइट होगी उसका रेट क्या होगा। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और हमें ये हाइट तब निकालनी है जब ये जो फुट ऑफ लैडर है, ठीक है, ये कितना हो, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, ठीक है। तो अब ज़रा समझते हैं कि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हमें कुछ दिया नहीं था। तो ये जो हमें 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, ये जो हमको 5 है, ये जो 4 है, कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, क्या चीज़ें वो समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया था, जब मुझसे पूछा जाएगा कि कोई भी क्वांटिटी की वैल्यू बताओ एट दिस, तो वो हमेशा लास्ट में लगाते हैं। इसका मतलब ये जो पार्ट था 4 वाला, अभी हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं सिर्फ 4 लिख रहा हूँ, नोटेशन में भी नहीं डाल रहा हूँ कि 4 को क्या बोलूँगा, ठीक है। अब हमने ये जो सिचुएशन ली है, ये एक वेरिएबल वाली सिचुएशन ली है कि एक पर्टिकुलर केस था कि जब यहाँ पे ये इतनी डिस्टेंस पे है और इसकी हाइट इतनी है, तो वो हमने वेरिएबल केस ले लिया कि ये डिस्टेंस हमने मान ली है x सेंटीमीटर, ठीक है, और उस टाइम पे जो इसकी हाइट थी वो हमने ले लिया y सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत कुछ डिपेंड करता है लेवलिंग पे, क्योंकि मैंने बताया था ना, लेवलिंग इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कि आपने एक क्या बनाई है, लैडर बनाई है, लैडर बनाने के बाद अब आपने क्या देखा, वेरिएबल है x और ये वेरिएबल क्या है y, 2 वेरिएबल हो गए आपके पास, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक x, और अभी मैंने आपको बताया कि अगर डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर दें तो वो उसकी वेलोसिटी बन जाती है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी हमको गिवन थी, जिसका नोटेशन अभी हमको नहीं मिल रहा था, वो हमको पता चल गया कि बेसिकली ये कितना गिवन है हमको, dx अपॉन dt, एंड दैट इज कॉल्ड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये गिवन था, ठीक है। क्या गिवन था, फिर से सुन लीजिए, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या बन जाती है, वेलोसिटी। तो जो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ था, दैट वाज dx अपॉन dt। नाउ
अब ये जो आपसे बोल रहा था ना 4, तो वो ये है x क्या है 4 सेंटीमीटर। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, वरना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये 4 सेंटीमीटर तो कांस्टेंट होगा, इसका डेफिनेशन नहीं होगा। तो हम बार बार बोल रहे हैं इस बात पे कि जो आपको क्वांटिटी बोली जाए कि फाइंड द वैल्यू या फाइंड द रेट एट दिस पॉइंट, वो हमेशा हम लास्ट में डालेंगे। अभी हमारा x = 4 सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। अब हमसे जो पूछ रहा है उसका रेट लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी जो पॉइंट्स लिखे थे उसमें एक तो चीज़ थी कि आपको एक रेट गिवन है और एक रेट आपसे पूछ रहा है। तो वो कौन सा रेट पूछ रहा है, ज़रा ध्यान से सुनना कि ये वाला जो टॉप है ये किस स्पीड से फॉल करेगा। इसका मतलब इसका रेट निकालना है, तो इसकी डिस्टेंस क्या है y, इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो डिफरेंशिएशन होगा वही तो आपसे पूछ रहा है। यानी कि जो पूछ रहा है वो किस स्पीड से हाइट फॉल करेगी। तो दैट इज इन टर्म्स ऑफ नोटेशन क्या है dy/dt, ये पूछ रहा है। तो क्या गिवन था, एक क्या गिवन था 2, और हाइट ऑफ ये लेंथ ऑफ लैडर भी ले लेते हैं, इसको हम L बोल देते हैं, बट ये कांस्टेंट है। लैडर लेंथ ऑफ लैडर कभी भी चेंज नहीं होगी। तो L हमको कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जितनी चीज़ें थी हमने नोट कर ली। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अब हम लोग इन सब को किस रिलेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अभी किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम का रेट पूछा था तो हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाल दिया, हमसे एरिया पूछा था हमने एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन यहाँ पे तो कोई फार्मूला ही नहीं है। तो हमें अब ये देखना कि x और y में क्या हम कोई रिलेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगेंस्ट द वॉल थी, ये क्या था परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप ज़रा समझो कि x और ये जो y है और ये जो l है, क्या मैं इनमें एक रिलेशन पाइथागोरस लगा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि लेंथ ऑफ लैडर चेंज नहीं होगी, बट वो अभी बात की बात है। तो इनमें एक रिलेशन लगा रहे हैं, क्या आ गया हमारे पास रिलेशन L², ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली रिलेशन हिडन था कि अभी तक तो आपको क्वेश्चन से पता चल रहा था कि वॉल्यूम का रेट है, एरिया का रेट है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं पता था। तो आपने क्या लगाया इसमें पाइथागोरस। तो आप याद रखिएगा कुछ क्वेश्चन में पाइथागोरस भी लग जाती है, कभी किसी क्वेश्चन में आपकी सिमिलरिटी भी लग जाती है, ठीक है। ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ ना। अब आप इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। तो x² का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x dx/dt प्लस y² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2y dy/dt, और L² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2l dl/dt। मत कर देना, बहुत ध्यान से सुन लो, ऐसा करोगे तो फंस जाओगे। L क्या लेंथ ऑफ लेटर कभी चेंज होगी, आप पोजीशन कभी चेंज कर सकते हो, यस, लेकिन लेंथ ऑफ लेटर चेंज करोगे, नो। लेंथ तो हमेशा क्या रहेगी, वही रहेगी। इसका मतलब ये वाला पार्ट तो क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो धोखा मत खा जाना, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ से dx/dt और dy/dt में रिलेशन लिख सकते हैं, वो क्या, तो यहाँ से आ गया x इसको आप इधर ले जाएंगे तो dy/dt इक्वल टू y dy/dt इक्वल टू -x dx/dt। तो बताइए यहाँ से dy/dt कितना आ गया -x of y dx/dt, ठीक है। तो ये अब आपके पास ज़रा देखिए फाइनल जो रिलेशन आया है, क्या आया है कि रेट ऑफ हाइट किस रेट से फॉल करेगा, किस रेट से पुल करा गया, और उस टाइम पे x आपको दिया हुआ था कितना 4, लेकिन जिस टाइम पे ये 4 होगा उस टाइम पे y की वैल्यू तो फिक्स होगी। मान लो अगर ये 4 करते करते यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब ये तो फिक्स होगा। वो फिक्स हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। कैसे, ये x हमको कितना दिया हुआ था, ऐसे बना लेते हैं डायग्राम, ये हमें 4 गिवन था, ये हमारा 5 था, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 5² - 4², दैट इज 3/√, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या निकल आई उस इंस्टेंट पे y, x 4 था उस इंस्टेंट पे y 3 था, लेकिन लेंथ ऑफ लेटर तो हमेशा वही रहेगी। तो बस यहाँ पे वैल्यू डालनी है अब आपको, क्या आ जाएगा आपका -x की वैल्यू कितनी है
4, y की वैल्यू अभी आपने निकाल ली 3, और dx अपॉन dt कितना है हमारा 2, तो ये आ गया -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि अगर वो एग्ज़ाम में आप नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे आपकी जो रेट आई है वो क्या आई है, नेगेटिव। ठीक है, तो आप क्या लिखने वाले हैं जिससे आपको पूरे नंबर मिले, आप लिखेंगे फॉलिंग रेट, जो उसने हमसे एग्ज़ाम में पूछा था, फॉलिंग रेट जो है, ठीक है, वो फॉलिंग रेट कैसा है, क्योंकि ये माइनस आया है तो वो फॉलिंग रेट कैसा है, डिक्रीजिंग। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉलिंग से पहले क्या लिख देंगे, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फॉलिंग रेट इज 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसका मतलब ये एक आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट भी हो गया। क्या अगर कहीं पर डिक्रीजिंग रेट दिया हुआ है, मान लीजिए आपसे बोला जाएगा कि कोई हाइट फॉल कर रही है विद डिक्रीजिंग रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब आप उस क्वांटिटी को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो डिक्रीजिंग रेट जब भी दिया जाएगा तो नेगेटिव लेंगे, इंक्रीजिंग रेट जब भी दिया जाएगा तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। या बाय डिफ़ॉल्ट अगर रेट हमको गिवन है, नहीं उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड लगा हुआ है, तो हम उसको पॉजिटिव एज्यूम करते हैं। तो ये छोटा सा नोट है जो हम ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो वही हमने यहाँ पे यूज़ करा कि जब हमारे पास क्वांटिटी नेगेटिव रेट में आई तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, वो नेगेटिव हटा के क्या लिख दिया, डिक्रीजिंग। ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इजी से ही है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व, ये है 198, आपका क्वेश्चन नंबर है 11। ठीक है, क्या दे रखा है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व 6y = x³ + 2। एक पार्टिकल है जो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहा है, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स। y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग मतलब dy/dt। नोटेशन समझिएगा, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग dy/dt 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट इज चेंज। इसका मतलब ये है 8 टाइम्स dx/dt। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लेते हैं कि है क्या। एक बार फिर से हमें एक कर्व दिया हुआ 6y = x³ + 2, शेप क्या भी उस पर नहीं जा रहे। ठीक है, हमें उस कर्व पे एक पॉइंट निकालना है। कौन सा पॉइंट निकालना है, जिस पॉइंट पे y का जो रेट है वो 8 टाइम्स एज फास्ट हो x कोऑर्डिनेट से। बेसिकली अगर आप ये समझो तो ये चीज़ जो है क्या वो ये नहीं बन जाएगी, dy/dt ओवर dx/dt, बताएं, = 8, जो फर्दर क्या हो जाएगा हमारा, dy/dx = 8, इजंट इट। तो बेसिकली हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कितना दिया हुआ है, 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए ज़रा, कितना हो जाएगा, 6 dy/dx = 3x²। तो dy/dx कितना हो गया मेरा, 3x²/6, दैट इज इक्वल टू x²/2। dy/dx हमको कितना गिवन है, 8, ये वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे। तो x²/2 = कितना आ गया, 8। तो x² कितना हो गया, 16। ना x कितना हो गया, +-4, दो वैल्यू आएंगी। स्क्वायर रूट होता है तो क्या आता है, हमेशा दो वैल्यू आती है, एक प्लस और एक माइनस। ये x की वैल्यू हम y की वैल्यू में डाल देंगे। तो y हमारे पास है x³ + 2 / 6। तो ज़रा देखिए x की वैल्यू 4 डालने पे क्या आएगा, और एग्ज़ाम में भी आप ऐसे ही प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, एक तरफ 4 लिखिए एक तरफ -4। तो y आ जाएगा आपके पास 4³ + 2, ये हो जाएगा आपका 66/6। तो ये आ गया आपका y 11, यानी कि पहला पॉइंट आपका निकल आया कितना, 4,11। और पॉइंट की बात हो रही तो कोऑर्डिनेट में ज़रूर लिख के आइएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख के आइएगा। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, -4 डाल दीजिए। तो ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, -4 डालने पे -64 + 2 -62/6। तो ये आ जाएगा फर्दर आपके पास तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास -4, -31/3। ठीक है, तो ये आपके पास दो पॉइंट निकल आए। ये कौन से पॉइंट निकले कि उन पॉइंट्स पे
इस फंक्शन में जो रेट था y का वो 8 टाइम्स किसके रेट था, x के। देखिए अगेन एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। मैन ऑफ हाइट 2 meters वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। जरा देखते हैं कहानी है क्या। एक आपका लैम्प पोस्ट है, ठीक है, ये आपका लैम्प पोस्ट है जिसमें से भरपूर मात्रा में रोशनी निकल रही है, ठीक है। अ मैन ऑफ हाइट 2 meters वॉक्स, और यहाँ पे कोई एक आदमी है ना, 2 मीटर हाइट का एक कोई आदमी है, राइट। मैन ऑफ हाइट 2 meters, हाइट इसकी है 2 meters, वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। यहाँ से ये दूर जा रहा है, किस स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर से, विच इज 6 meters हाई। लैम्प पोस्ट जो है हमारा वो क्या है, चलिए ये तो फिक्स्ड है, इनको तो फिक्स ही कर देते हैं। 6 मीटर हाई का लैम्प पोस्ट है जो कभी नहीं बदलने वाला, और 2 मीटर हाइट का बंदा है जो कभी नहीं घटने वाला, ठीक है। दो चीज़ें तो फिक्स हो गई। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ ए शैडो इंक्रीजेस। कहानी समझिए क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जो 5 किलोमीटर पर आवर है इसका नोटेशन क्या आने वाला है। तो ज़रा एक बात बताइए, अगेन दिस इज़ अ स्पीड, स्पीड बिना डिस्टेंस के तो आप नहीं पता लगा सकते, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हमने मानी है x। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अ मैन इज गोइंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, तो क्या इसका बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, तो x बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये जो 5 किलोमीटर पर आवर गिवन है ये हमको गिवन है dx/dt, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या स्पीड ऑफ मैन जो है वो क्या होगी, उसकी जो डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, और डिस्टेंस कहाँ से, ऑब्वियस सी बात है लैम्प पोस्ट से, क्योंकि यहीं से वो बढ़ रहा है। नाउ ये तो हमें गिवन है, ये गिवन था, ये गिवन था, सब कुछ नोट कर दिया। अब हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ हिज शैडो, रेट ऑफ हिज शैडो। तो अब भैया शैडो क्या होती है वो तो बताओ, तो शैडो क्या होती है वो ज़रा देखते हैं। ये अगर रोशनी दे रहा है भरपूर मात्रा में, भरपूर मात्रा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि शैडो नहीं बनेगी अगर रोशनी बहुत कम है, ठीक है। तो ज़रा देखिए कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे जब ये डिस्टेंस x थी, तो ज़रा देखो क्या ये शैडो नहीं होगी इसकी, ये जो मैंने रेड मार्क करा है यही तो शैडो है, बोलो। अगर ये शैडो है तो इसका मतलब इसका रेट निकालना है, रेट ऑफ इस शैडो, ठीक है। और रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना, रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना। किसको टाइम से डिवाइड करेंगे, इस डिस्टेंस को, यानी कि ये जो लेंथ ऑफ शैडो है इसको एक क्वांटिटी मैंने बोल दी y। इसका मतलब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, dy। तो ये था सारा यहाँ पे कैच कि आपको ये लेंथ ऑफ शैडो क्या लेनी है y, जिसका रेट आपको फाइंड आउट करना है। और अब बहुत आसान हो गया, क्योंकि अब आपको क्या करना है, y और x में आपको एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। वो रिलेशन कैसे होगा, x और y का रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए बस अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा हम लोग क्या लगाने वाले हैं, सिमिलरिटी, क्योंकि ये मैन की हाइट चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये एंगल कभी नहीं बदलेगा, 90-90 रहेगा। ये एंगल ज़रा देखिए, इस केस में और इस केस में कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट। इसका मतलब ये दो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो हमें लिखना पड़ेगा, नाम दे दीजिए ABCDE, ठीक है। क्या लिखने वाले हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90। आपकी मर्जी, आप ये एंगल नहीं बोलना चाहते तो आप ये वाला एंगल भी बोल सकते थे, इक्वल होंगे, ठीक है। और क्या बोलेंगे, एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, क्या लिखेंगे, कॉमन। ऐसा करने से हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECD। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज इक्वल होते हैं। कौन कौन से यूज़ करेंगे, AB। ज़रा देखिए AB,
ठीक है, ये ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है। देखिए बी के करस्पॉन्डिंग सी है, मतलब बी बीच में है तो सी बीच में है, डी लास्ट में है तो डी लास्ट में है, वरना आपका ये रेशियो ही गड़बड़ हो जाएगा। तो सिमिलरिटी बिल्कुल सही होनी चाहिए, सिमिलरिटी में गड़बड़ होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब क्या करने वाले हैं, ए बी, ज़रा देखिए ए बी के बारे में पता है, ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या है हमारा, ई सी, तो ज़रा लिख दीजिए, एक तो ए बी अपॉन ई सी हो गया। दूसरा देखिए हमें क्या पता है, बी डी के बारे में पता है, तो बी डी, तो यहाँ पे क्या आएगा अपॉन सी डी। इसके बारे में कुछ नहीं पता था तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ व्हाट इज़ ए बी, ए बी हमारा 6, ई सी हमारा 2, बी डी हमारा ये x है और ये हमारा क्या है y, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। व्हाट इज सी डी हमारा सिर्फ y है, इसको कैंसिल कर दो, ये कितना हो गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3y इक्वल टू कितना हो गया x प्लस वाई, इसको इधर ले आओ तो 2y इक्वल टू कितना हो गया x। ठीक है, तो यहाँ से आपका यहाँ से आपका y कितना आ जाएगा x अपॉन 2, ये रिलेशन आ गया आपका y और x में। अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, तो जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे हम तो क्या आएगा dy अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू हाफ dx अपॉन डी टी। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आई है कि जो रेट ऑफ शैडो होगा, dy अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ शैडो, dx अपॉन डी टी क्या है, स्पीड ऑफ मैन, वो हाफ होगा। मतलब शैडो की जो हाइट है वो हाफ रेट ऑफ मैन से चेंज हो रही होगी। लेकिन हमसे उसने किसी मोमेंट पे पूछा था, क्योंकि उसने dx अपॉन डी टी हमको दिया हुआ है कितना, 5 किलोमीटर पर आवर, ये डाल दीजिए। तो जैसे मैं ये डालूंगा तो dy अपॉन डी टी आ जाएगा मेरा, यहाँ पे डालूंगा 5 डिवाइड बाई 2, तो 5/2 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 2.5 किलोमीटर पर। ठीक है, तो उसकी जो शैडो होगी वो किस रेट से चेंज हो रही होगी, 2.5 किलोमीटर पर आवर से, जबकि स्पीड ऑफ मैन कितनी थी 5, तो हाफ हो गया। और ये भी आप समझिएगा कि यहाँ पे जो रेट ऑफ शैडो है वो हमेशा क्या होगा, हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ मैन, मतलब इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वेरिएबल नहीं है ये, इसके रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है। ओके, नहीं समझ में आया, बताता हूँ। अगर सपोज डिफरेंशिएट करते टाइम यहाँ पे x रह जाता, x रह जाने से क्या होता कि जो y की वैल्यू है वो, अगर आप dx अपॉन dt की वैल्यू 5 डाल भी देंगे तब भी वो x पे डिपेंड करेगी। लेकिन इस केस में x नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब ये वाला रेट हमेशा क्या रहेगा, 2.5। मतलब चाहे वो आदमी यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, ठीक है, उसकी शैडो का रेट हमेशा किस स्पीड से बढ़ेगा, 2.5, हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ मैन। अगर मैन की स्पीड हो जाती है 10, तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, समझ में आई बात।